अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स के इस एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम ब्राउज़र के किसी भी ब्राउज़र के डेवलपर टूल्स को यूज़ करते हुए किसी भी वेबसाइट को डिबग कर सकते हैं। ना सिर्फ हम उसको डिबग कर सकते हैं बल्कि उसकी चेंजेस को भी हम सेव कर सकते हैं और उनको फिर रीयूज़ कर सकते हैं दूसरी जगहों पे, और उसके मुख्तलिफ पोर्शंस को हम कट कर सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट, लाइव वेबसाइट, और उसको यूज़ कर सकते हैं अगर हम किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहें। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे क्रोम एक्सटेंशन या क्रोम वेब डेवलपर टूल्स को। और अगर आप फायरफॉक्स यूज़ करते हैं या आप ओपरा के फॉलोअर हैं या आप कोई और थर्ड पार्टी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो बिलीव मी, उसमें भी आपको सेम किस्म के टूल्स मिलेंगे। ऑलमोस्ट मे बी थोड़ी सी लुक एंड फील डिफरेंट होगी, लेकिन ऑल ऑफ द वेब ब्राउज़र हैव वेब डेवलपर टूल्स विच आर वेरी पावरफुल, जो कि बहुत पावरफुल हैं और आपकी बहुत हेल्प करते हैं किसी भी वेबसाइट को जो आपने बनाई हो या किसी ने बनाई हो उसको डिबग करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको ब्राउज़ करने के लिए, सोर्स उसका जो है ब्राउज़ करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, आपको इस वक्त मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक बादशाही मस्जिद लाहौर की तस्वीर नज़र आ रही होगी, और ये इस तस्वीर को मैंने इस टेम्पलेट को डाउनलोड किया था टेम्पलेट.को वेबसाइट से, और ये एक फ्री टेम्पलेट था। तो इसी को मैं आपको मॉडिफाई करना सिखाऊंगा और इसी ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए आप किसी भी वेबसाइट के टेम्पलेट्स, किसी भी वेबसाइट के किसी पेज को आप एडिट कर सकते हैं, उसको चेंजेस उसमें कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी चेंजेस उस पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि डेवलपर टूल को ओपन करने के 2-3 तरीके हैं। एक इसका शॉर्टकट की है, एक इसका शॉर्टकट लिंक है और एक इसका मेन्यू लिंक है। मैं जो यहाँ पे बताऊंगा वो है राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट का ओपन करें ऑप्शन, तो इससे आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट का जो डेवलपर विंडोज है वो ओपन होगी। दूसरा इसका तरीका है कि ऊपर मेन्यू में, व्यू मेन्यू में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको डेवलपर का ऑप्शन मिलेगा। सम टाइम टूल्स के मेन्यू में भी होता है कुछ ब्राउजर में, तो खैर आप उसको फाइंड कर लीजिएगा और एक दफ़ा आपको फाइंड करना है, फिर आप उसकी शॉर्टकट की याद रख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको, ये चूँकि मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ये कमांड ऑल्ट और एल है, आई थिंक आई है, सॉरी आई है, इंस्पेक्ट एलिमेंट आई। सो आई कैन प्रेस कमांड ऑल्ट आई। तो यहाँ पे आपके पास ये एक नीचे विंडो यहाँ पे ओपन हो सकती है, राइट साइड पे भी ओपन हो सकती है, कहीं पे भी ओपन हो सकती है, और प्लस आप इसको यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है। आप इसको अनडॉक कर सकते हैं, मतलब यहाँ से अब ये सेपरेट हो जाएगी। अब आप इसको अपनी वेबसाइट के साथ सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं, इसको सेपरेटली कहीं पे भी रख सकते हैं, इसको रीसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, और इसको दोबारा अगर आप हुक करना चाहें तो ये आप लेफ्ट साइड पे हुक कर सकते हैं, ये बॉटम में हुक कर सकते हैं, ये राइट साइड पे। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे बॉटम पे चली जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि या तो अगर आपकी वेबसाइट इस किस्म की है जिसमें पैरालैक्स इफेक्ट ज़्यादा हैं तो आप इसको अनडॉक कर लो, क्योंकि पैरालैक्स इफेक्ट्स क्या करते हैं कि जब ये ओपन होती है विंडो तो वो कुछ चेंज हो जाती है, उनकी हाइट और विड्थ में चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से बाद दफ़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई रिकमेंड कि आप इसको स्क्रीन को छोटा कर लें बेशक इस तरीके से, और इसको जिस एलिमेंट को आपने चेंज करना है उस पर फोकस रखें और बाकियों को छोड़ दें, इस तरह हाइट बेशक रहने दें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये है हमारे पास है डेवलपर टूल। इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। ये मैंने एक्सपेंड कर लिया। अब यहाँ पे आपको कुछ टैब्स नज़र आ रही होंगी इस ऑप्शंस के अलावा। यहाँ पे इसमें वैसे मैं ये बता दूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मोर टूल्स भी आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन हम कुछ मेजर टूल्स के बारे में देखेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल हैं किसी भी डिज़ाइनर के लिए या डेवलपर के लिए। तो उसमें सबसे पहला जो टूल है वो ये हमारे पास आइकन है। आप यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो ये एक आपको स्क्वायर सा नज़र आ रहा होगा और उसके नीचे एक राइट बॉटम कॉर्नर में एक एरो नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारे पास एक टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट को ऑन द स्क्रीन सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर वो हमें उस एलिमेंट की डेफिनेशन पे लेके चला जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब ये ब्लू बॉर्डर, आपका कलर शायद डिफरेंट भी हो सकता है, खैर एनीवेज ब्लू बॉर्डर बन गया। अब इसको मैं किसी भी जगह पे लेके जाऊंगा अपने इस विंडो में, तो आप देखेंगे कि वहाँ के, ये देखें यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखें
वो उसको बॉर्डर बना रहा है कि ये किस किस्म की सिलेक्शन हो रही है। यहाँ पे मैं इसको अब इसको इसके साथ बाइंड कर दिया, और बाइंड करने के बाद अब मैं इसको आपको बेहतर तौर पे दिखाता हूँ, क्योंकि बाइंड ना करने से क्या होता है, ये जब ओपन होता है तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये फोरग्राउंड पे आ जाता है, तो जो बैकग्राउंड होता है उसको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम, होवर करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको नीचे अपने ब्राउज़र के मतलब बॉटम पे इसको मैंने डॉक कर दिया, और अब मैंने यहाँ पे क्लिक करके किसी भी चीज़ पे क्लिक करता हूँ, होवर करता हूँ माउस, तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये आपको जो लेफ्ट और राइट पे ऑरेंज सा कलर, येलोश कलर नज़र आ रहा है, दैट मीन्स ये इसकी पैडिंग है, और ये सेंटर्ड अलाइन इस पैडिंग की वजह से ही है। इसको आप देखेंगे, अगर ये हम इसको देखें तो देखें इसमें कहीं पे भी आपको पैडिंग नज़र नहीं आ रही, जो पैडिंग आपको यहाँ पे इस एलिमेंट में नज़र आ रही है, बल्कि यहाँ पे आपको नीचे की तरफ नज़र आ रही होगी बॉर्डर, तो ये बॉर्डर पैडिंग जो है बॉटम में है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, हमारे पास ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो अगर मैं किसी को भी क्लिक करता हूँ, सपोज इस इमेज को जो पी लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि क्या चेंजेस होंगे नीचे। ये आपको उस इमेज पे ले जाएगा, और यहाँ पे आपको सोर्स नज़र आ जाएगा, इसका कंप्लीट पाथ, इसका साइज, विड्थ, जो भी इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ वेबसाइट वालों ने, तो वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको बताएगा कि इसकी हाइट और विड्थ कितनी है इस लोगों की पी की, तो ये 176.176 बता रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको दो पैनल नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे लेफ्ट और राइट पे। यहाँ पे टोटली सारी HTML है, और उसकी राइट साइड में CSS है जो लोड होती है, जो भी आप ऑप्शन आप एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं उसकी जो भी एक्टिव CSS होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप टॉप टू बॉटम आपको नज़र आएंगी। सपोज मैं बॉडी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉडी एक क्लास की एक बॉडी टैग है, उसके अंदर यहाँ पे ये देखें कलर ये दिया हुआ है, बैकग्राउंड ये है, लाइन हाइट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, लाइन हाइट, वेब किट, फॉन्ट स्मूथिंग, मतलब डिफरेंट आपके पास यहाँ पे उसकी CSS नज़र आएगी। किसी भी एलिमेंट को आप सिलेक्ट करते हैं तो आप उस एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा अनडॉक कर लेता हूँ, ताकि वो पीछे अगर आप देख सकते हैं कि हमारा जो साइड है वो थोड़ी स्क्वीज सी लग रही है, तो मैं इसको इस तरह रिमूव कर लेता हूँ। और अब हम यहाँ से किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट अगर करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे इस कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे मेन्यू को, तो ये हमारे पास राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मेन्यू है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन फिक्स्ड है। अगर मैं इसको रिलेटिव करता हूँ तो ये देख लें कि उसने बाकी कंटेंट को उठा के नीचे यहाँ से नीचे फेंक दिया है, मतलब फिक्स्ड में और रिलेटिव में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से। अगर मैं इसको स्टैटिक करता हूँ तो भी आप इसी तरीके से देखेंगे। अगर मैं इसको फिक्स्ड करता हूँ तो अब ये, इसके बाद विड्थ इसकी हम 500 पिक्सल कर देंगे, तो ये देखें इसकी विड्थ कहाँ तक आ गई है। अगर मैं इसकी विड्थ 100 पिक्सल करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, 200 पे भी नहीं आ रहा, 300 पे ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है, 250 करेंगे तो लिटिल बिट नज़र आ रहा है, 280 पे इतना नज़र। तो मतलब यहाँ से अब आप इस किसी भी एलिमेंट की CSS को देख सकते हैं, और प्लस ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि ये भी आप देख सकते हैं कि कौन सी CSS की फाइल है जिसमें ये स्टाइलिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे लिखा हुआ है sidebar.css, और लाइन नंबर 1 में ये CSS है मेन्यू की, sidebar.css। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें अपने ब्राउज़र में जाऊँ, यहाँ पे ये डाउनलोड्स में मेरे पास पड़ी हुई है टेम्पलेट, मेट्रॉनिक के नाम से, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आया, तो यहाँ पे मैं अगर इसको माउस ओवर करता हूँ तो ये कह रहा है मेट्रॉनिक के अंदर CSS का फोल्डर है, उसके अंदर sidebar.css है। तो ये CSS का फोल्डर है, इसके अंदर sidebar.css, इसको मैं राइट क्लिक करके अपने फेवरेट किसी भी टेक्स्ट एडिटर के साथ, मैं टेक्स्ट रेंगुलर के साथ ओपन कर लेता हूँ, जो कि इस वक्त डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन है इसके साथ। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा टेक्स्ट रेंगुलर को लोड हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास टेक्स्ट रेंगुलर आ गया, और आप देख सकते हैं लाइन नंबर 1 से ही इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट हो रही है। ये देख सकते हैं आप कि जो इन्फॉर्मेशन इधर दी जा रही है वो सेम इन्फॉर्मेशन आपको ओरिजिनल फाइल में मिल जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं, सपोज़ कि आप दो तरीके हैं, अब आप इसको एडिट कर सकते हैं कि सपोज़ मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इस मेन्यू का ये जो वाइट है कलर, इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। ये मोस्ट ऑफनली इसका बॉर्डर होगा, मुझे सबसे पहले तो इसको फाइंड करना होगा इस लाइन को, कि इधर ये लाइन CSS से है या ये लाइन आ रही है किसी जावास्क्रिप्ट से। तो यहाँ पे बटन है, यहाँ पे ये डिव मेन्यू इनर है, और यहाँ पे हमारे पास UL यहाँ पे लगी है, तो ये बटन है, और यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा। आप फिल्टर भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर, या आप लिखते हैं कलर, तो बॉर्डर टॉप कलर, यहाँ पे आपको इसके इनिशियल वैल्यूज सारी मिल जाएंगी जो भी आपकी इस पे अप्लाइड हैं। तो ये नैव में नहीं है, इसमें भी नहीं है, और यहाँ पे ये SVG इमेज यूज़ कर रहा है। तो ये हमारे पास एक SVG इमेज है, ये देख सकते हैं पाथ।
फिर अगर मैं इसको डिलीट करूँ यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट भी करना चाहूँ एलिमेंट, तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ये देखें वो लाइन अब गायब हो गई। मैं कंट्रोल जेड या कमांड जेड प्रेस करके इसको वापस भी ला सकता हूँ। तो ये पाथ है बेसिकली जो कि हमारे पास है। इसको यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एडिट एज HTML भी कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास इसका कोड है जिसकी मदद से ये हमें लाइन वाइट कलर की नज़र आ रही है। अब इसके लिए आपको SVG को पढ़ना होगा कि SVG क्या है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, इसमें पाथ की फंक्शनैलिटी क्या है और कैसे हम इसको एडिट कर सकते हैं अपने कोड में। और व्यू बॉक्स 0 यहाँ पे हमें ये सारी क्रिएटेड विद स्नैप, ये कोई सॉफ्टवेयर है स्नैप, उसके साथ ये बनाया गया। तो इसको आप एडिट करना चाहें तो इसकी स्टाइलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पे मैं SVG को सिलेक्ट करता हूँ। ओवरफ्लो हिडन है, अगर मैं यहाँ पे कलर रेड दे दूँ, नहीं ये इस पे नहीं है, ये है स्ट्रोक FFF मॉर्फ शेप SVG पाथ, इसका जो स्ट्रोक है वो है FFF मतलब वाइट है। मैं इसको रेड कर देता हूँ। तो आपने देखा कि हमारा वो जो पाथ है अब रेड हो गया। अगर आपको ये कलर पसंद है, ये स्टाइलिंग पसंद है, विड्थ आप इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। SVG का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि SVG जो फाइल्स होती हैं उनको एडिट किया जा सकता है CSS के थ्रू और वो क्वालिटी को भी रिड्यूस नहीं करती। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है और मोस्टली अब जितनी भी वेबसाइट्स बन रही हैं उसमें प्रेफर किया जाता है SVG को यूज़ करने के लिए, मुख्तलिफ शेप्स बनाने के लिए। तो ये आप देखें मैंने इसको एडिट कर दिया, अब लाइन हमारे पास रेड हो गई है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, इस तरह सेलेक्ट करूँ इस पूरे कोड को, या सिर्फ और सिर्फ मैं स्टाइलिंग को कॉपी कर सकता हूँ राइट क्लिक करके कॉपी, और फिर मैं देखूंगा ये स्टाइल कहाँ पे ऐड है। तो ये है साइड बार में लाइन नंबर 177 पे। तो मैंने यहाँ पे आया साइड बार डॉट CSS में और लाइन नंबर 177 पे जाऊँगा मैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा कोड है। तो इसको मैं यहाँ पे आप एडिट चेंज कर सकता हूँ, जो कोड मैंने कॉपी किया है को राइट क्लिक करके यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड हो चुका है। मैं इसको सेव करूँगा फाइल को। अब चूँकि ये लोकली लोड हो रही है तो अब पेज रीलोड करने पर अब हमारे पास यही लाइन आएगी, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखें मैंने इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट को यूज़ करते हुए इसको मैंने डीबग कर लिया इस कोड को। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये बाहर ना जाए यहाँ से। तो ये दोस्तों इस तरीके से आप अपनी, अब ये फ़ॉन्ट है, ये आपके पास बॉक्स आ रहा है। तो ये हमारे पास काउंटडाउन का बॉक्स है, इसका कलर भी FF है, हैश क्लॉक डैश काउंटडाउन का मतलब ये ID है, और स्टाइल डॉट CSS में ये एडिट है लाइन नंबर 6-0 पर। तो इसको मैं रेड कर देता हूँ या मैजेंटा कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं इनको चेंज करना चाहूँ अपनी वेबसाइट के हिसाब से इसकी थीम मैं सेट कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने इसको येलो कर दिया। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और जहाँ पे भी पेस्ट करना चाहूँ कोड स्टाइल डॉट CSS में जाकर लाइन नंबर 610 पे इसको एडिट कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास है एलिमेंट्स की टैब, और ये है हमारे पास इस एरो का फंक्शन। इसकी मदद से हम कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करके, अगर मुझे ब्राउज करते हुए जाना पड़ रहा है तो मैं उसकी जगह पे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको फर्स्ट स्नैप करेंगे, नीचे बॉटम में स्नैप कर देते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस बटन पे मैं जाके क्लिक करूँगा तो ये हमें इस बटन पे लेके चला गया। और यहाँ पे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, तो ये देखें मैंने बैकग्राउंड किया तो एक्चुअली इसका बैकग्राउंड जो वाइट था। फिर कलर इसका जो भी इसको कलर चेंज करना है, ये देखें बैकग्राउंड वाइट है और यहाँ पे कलर #333 है, हालांकि ये कलर यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसको अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बिफोर, और बिफोर में हमें फाइंड करना पड़ेगा स्पैन मेन्यू और बटन, मतलब जो भी है हमें यहाँ पे कलर, अगर यहाँ पे मैं इसका मेन्यू हैंडल में कलर रेड कर देता हूँ और नॉट इम्पॉर्टेंट लगा देता हूँ। तो देखिए कलर चेंज नहीं हुआ, तो मैं इसको बैकग्राउंड रेड कर देता हूँ। तो ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, लेकिन हमारा जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा। तो चूँकि ये कलर बेसिकली आ रहा है कंटेंट कहीं और, किसी और से आ रहे हैं, कहीं और प्लेस से आ रहे हैं, तो हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। ये देखें बैकग्राउंड वाइट इधर भी दे रहा है, तो ये देखें। तो इट मीन्स मैं अगर मेन्यू _ हैंडल : बिफोर, जो कि साइड बार CSS में लाइन नंबर 117 पे है, तो मैं 117 पे जाऊंगा तो ये जो कलर है बेसिकली ये वो कलर है जो वाइट हुआ है। तो मैं इसको रेड करके सेव करता हूँ, पेज को रीलोड करता हूँ, तो अब हमारे पास जो वो मेन्यू बटन है वो भी रेड आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम एलिमेंट्स और इस आइकन को यूज़ करते हुए हम अपने वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं लाइव, और बनाने के बाद उसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या चेंजेस इस पर अच्छी लगेंगी, क्या चेंजेस नहीं, और यहाँ पे आपके पास कंप्लीट सोर्स कोड आएगा। तो ये था डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अलावा इसमें कंप्यूटेड है, इवेंट लिसनर्स हैं, डोम ब्रेक पॉइंट्स हैं। ये इतने कंसर्न नहीं है हमारे, ये रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट है कि कौन कौन से इवेंट्स इस पर चल रहे हैं इस वक्त, क्लिक पे कौन सा ब्लर पे, ये सारे हमारे जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं जो ट्रिगर होते हैं। तो यहाँ पे हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेमवर्क आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब पूरे इन्वायरमेंट के लिए कौन कौन से हमारे पास
इवेंट्स हैं, इसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपने बेसिक सीखना है इसका, डेवलपर टूल्स का इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, वरना एक एलिमेंट पे हमारा एक ट्यूटोरियल बनेगा। तो नेक्स्ट हम मेमोरी को डिस्कस नहीं करेंगे, इट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। कंसोल टैब पे हम जाएंगे, बल्कि कंसोल टैब पे भी जाने से पहले हम इसको देख लेते हैं, टॉगल डिवाइस टूल बार को। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ बैकग्राउंड से। अब ये जो हमारे पास टूल बार है ये वाली, इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट मुख्तलिफ ब्राउज़र्स पर कैसी नज़र आएगी। ये एग्जैक्टली 100% वैसी नहीं होगी, मतलब जैसी इसको ओरिजिनल डिवाइस पे नज़र आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस आते हैं, लेकिन एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि आपकी वेबसाइट कैसे लगेगी। जो मेजर चेंजेस हैं वो आप फिक्स कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखिएगा यहाँ पे आपका जो लाइन है वो थोड़ी सी एनिमेट हो रही है, तो ये इसमें अच्छे इफेक्ट्स है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये विंडोज़ एक डिवाइस के हिसाब से नज़र आ रही है। यहाँ से मैं इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये आपको क्लियर नज़र आए। मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। तो अब यहाँ पे आपके पास क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्सिव का मेन्यू है, मुख्तलिफ मोबाइल्स हैं जो ऐड हैं। इसके अलावा आप इनको एडिट भी कर सकते हैं, कि आप इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पे ये जो डिवाइस है यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप कोई और डिवाइस जैसे गैलेक्सी एस है, फिर किंडल फायर HD ये ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। अब मैंने ऐड कर दिया इनको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब वो ऐड हो गई हैं। किंडल एस, गैलेक्सी S3, ये हमारे पास गैलेक्सी S3 है, ये हमारे पास गैलेक्सी नोट है, ये हमारे पास किंडल फायर HD है कि कैसे नज़र आएगी वेबसाइट किंडल फायर पे, और इसको आप फिट टू विंडो कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली नज़र आए। तो इस तरीके से यहाँ से आप इसको रिस्पॉन्सिव करके अपनी मर्जी से, सपोज मैं देखना चाह रहा हूँ 1920 पिक्सल पे कैसी हमारी वेबसाइट लगेगी, तो ये अब हमारे पास है 1920x1058, तो सॉरी 1920x1080। तो ये हमारी वेबसाइट इस तरीके से नज़र आएगी। इसमें अभी भी यहाँ पे स्पेस काफ़ी है। तो खैर इसमें तो खैर सिंपल से कंटेंट है, इसलिए इतना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अगर आप इसको अपनी वेबसाइट को देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसको आप फिर स्टाइलिंग की मदद से चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ये, अब मैं इसको, ये जो हमारे पास ये आइकॉन है इसकी मदद से हम टूगल कर सकते हैं डिवाइस टूल बार को, और यहाँ पे हम उसको ना सिर्फ प्रीव्यू कर सकते हैं बल्कि रोटेट भी, ये देखें रोटेट भी कर सकते हैं। iPhone X ये पोर्ट्रेट मोड है, ये हमारे पास लैंडस्केप मोड है। तो ये है हमारे पास डिवाइस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अब मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके जो डेवलपर टूल्स हैं। तो ये था हमारे पास डिवाइस टॉगलर। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास कंसोल। कंसोल बेसिकली हमारे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी एरर्स हैं या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं उनको आप चेक कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे मैं डिवाइस को ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पे हम आप अगर आएंगे हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़र भी आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ़ योर वेबसाइट। तो इसके लिए आप यहाँ पे ये शो कंसोल साइड बार है, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर मैसेजेस नजर आएंगे। मैसेजेस जैसे 22 मैसेजेस हैं, नो यूज़र मैसेजेस, नो एरर, नो वार्निंग, 11 इन्फो, 11 बर्बोस। अगर आपकी वेबसाइट में कोई एरर है तो ये जो नो एरर है ये आपको शो करेगा कि इतने एरर हैं आपकी वेबसाइट में, और वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। जैसे ये इन्फो हो रही है, इन्फो यहाँ पे, और ये चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा 5। तो 5 का मतलब है कि 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिमिलर है। जैसे ये हमने चेक किया हुआ इसको कि ग्रुप सिमिलर, तो अगर मैं इसको अनचेक करूँगा तो अब वो सिमिलरिटी ख़त्म हो जाएगी, वो सारे हमें यहाँ पे नज़र आएंगे। अदरवाइज़ वो यहाँ पे वायलेशन फोर्स का जो मैसेज है ये वाला, ये देखें अब यहाँ पे अलग से नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस कंसोल टैब को यहाँ पे ना सिर्फ इसको चेक कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट लिखना चाहें तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। आपने लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो भी मैसेज है वो आपकी इधर विंडो में अलर्ट हो जाएगा। अभी ये चूँकि हमने इसको ओपन नहीं किया था, तो देखें अब यहाँ पे आपके पास एरर सॉरी अलर्ट नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको अब डिबग करूँगा, ये देखें ओके किया, तो इसके बाद मैं दोबारा इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अगर यहाँ पे कोई भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एरर होगा तो वो यहाँ पे आपको इवन वो फाइल का नाम भी बताएगा, अप्रॉक्सीमेट वो फाइल नेम होगा कि कहाँ से वो एरर स्टार्ट हो रहा है। मे बी वो एरर ना हो, उससे पीछे हो कोई एरर या उससे नेक्स्ट हो। तो ये काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है इसकी। यहाँ पे आपको उसको रीड करना, डिबग करना आना चाहिए कि आप देख सकेंगे, ये देख सकें ये एरर, ये जो इन्फो आ रही है ये कहाँ से आ रही है। तो अभी 22 मैसेजेस हैं, यहाँ पे देखें ये मैसेजेस हैं अपने modernizer.js से ये मैसेजेस आ रहे हैं। index.html में जो ऐड है जावास्क्रिप्ट उससे ये मैसेजेस हैं या ये मैसेजेस हैं। तो कंसोल इज़ नॉट ओनली फॉर जावास्क्रिप्ट, लेकिन एवरी मैसेज जो आपकी वेबसाइट डिस्प्ले करती है इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे आपको नजर आएगी। तो ये हमारे पास है कंसोल टैब।
जिसकी मदद से हम एरर्स वगैरह देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट, स्पेशली जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एरर्स। फिर बात करें हम सोर्सेज की टैब की, तो सोर्सेज में हमारे पास नेटवर्क सोर्सेज हैं, फाइल सिस्टम है और कंटेंट स्क्रिप्ट हैं, इसके अलावा स्निपेट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई स्निपेट्स ऐड नहीं किए हुए जो मैं इंसर्ट करना चाहूँ, तो ये आप इसको रहने दें। इसमें हमारे पास जो कंसर्न है वो है नेटवर्क। तो नेटवर्क में हमें ये बताएगा कि इस सबसे पहले तो बताएगा इस वेबसाइट को लोड किस प्रोटोकॉल से किया। तो यहाँ पे अब बता रहा है कि फाइल प्रोटोकॉल से, मतलब ये HTTP प्रोटोकॉल से लोड नहीं हो रही, ये लाइव साइट नहीं है बल्कि ये फाइल से है। फाइल से ये फ़ायदा होता है कि हम इसको फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने साइड बार .css को ओपन किया और लाइन नंबर 177 पे यहाँ पे मैं जाता हूँ। अगर ये फाइल हो, ध्यान में रखिएगा प्रोटोकॉल अगर फाइल हो, अगर ये HTTP होगा तो फिर आप सेव नहीं कर सकते डायरेक्टली HTTP पे। तो यहाँ पे ये हमने रेड किया था, इसको मैं यहाँ पे दोबारा FFF कर देता हूँ। तो ये देखें साइड बार FF होगी। अब इसको मैं कमांड S या कंट्रोल S प्रेस करके सेव करूँगा तो ये देखें साइड बार .css फाइल में चेंज हो गया है। चेंजेस टू दिस फाइल वर नॉट सेव्ड टू द फाइल सिस्टम, यहाँ पे हमें वो मैसेज बता रहा है कि चेंजेस आर नॉट सेव्ड। हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे इसको सेव करना चाहिए सेव चेंजेस को। तो यहाँ पे FF है और मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, पेज को रीलोड करता हूँ। तो देखें दोबारा वो रेड हो गया। इसको चाहिए ये एक्चुअली ये फाइल सिस्टम में इसको सेव करना चाहिए था। एक मिनट इसको देखते हैं ये क्यों नहीं सेव कर रहा है। 177 Alt FFF और इसके बाद यहाँ पे इसको कह रहा है रिवील इन नेविगेटर, रिवील इन नेटवर्क पैनल, ओपन इन टैब। सो रिवील इन नेविगेटर हम अगर करते हैं तो ये इस नेविगेटर में आएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेव एज कर सकते हैं। सेव एज करेंगे तो जहाँ पे आप इसको सेव करना चाहें आप सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको मतलब सेव का ऑप्शन नहीं है, सेव एज का ऑप्शन है। आप इसको सेव एज कर सकते हैं इस फाइल को, ताकि आप किसी और जगह पे भी अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है फाइल सिस्टम से रिलेटेड कि जो इमेजेस, जो स्टाइल्स, जो जावास्क्रिप्ट है वो किस किस फोल्डर से लोड हो रही है। इसके अलावा अगर कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं तो वो भी यहाँ पे ये देख सकते हैं। fonts.google API से फॉन्ट लोड हो रहा है, कौन कौन सा फॉन्ट यूज़ हो रहा है, ओपन सैंस हो रहा है और रेलवे फॉन्ट है। इसके अलावा फॉन्ट जी स्टैटिक से ये फॉन्ट्स भी लोड हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये फॉन्ट हमारे पास लोड हो रहा है। इसका नाम यहाँ पे गिब्रिश है, ओपन सैंस है वैसे ये। तो ये हमारे पास है, यहाँ पे सारे इसके नेटवर्क्स आएगा। तो इसका फाइल सिस्टम में हमारे पास हम यहाँ पे ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, हम यहाँ पे एक नया फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। खैर इसकी इतनी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप ये फाइल लोकली चेंजेस इसमें कर रहे हैं। अगर ग्लोबली भी कर HTTP से भी कर रहे हैं तब भी आपको ये फाइल जो है वो आप अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं। इसके बाद इसकी अगर राइट साइड पे हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आप ये पैनल है, यहाँ पे ये आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन देगा रिलेटेड टू दिस डोम जो आपने भी सिलेक्ट किया हुआ है। इसके एनिमेशन कौन कौन सी लगी हुई है, फ्रेम वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा अभी फिलहाल कंसर्न नहीं है। हमें सिर्फ वेबसाइट को डिबग करना है। तो ये उस लिहाज से हमारे पास यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन है और सोर्सेज के थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन सी फाइल कहाँ कौन से फोल्डर से लोड हो रही है। इसके बाद ऑडिट्स हैं हमारे पास। ऑडिट के जरिए हम अपनी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और SEO पर्सपेक्टिव से ये देख सकते हैं। प्रोग्रेसिव वेब ऐप है, परफॉर्मेंस, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसके एक्सेसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। कैन ओनली ऑडिट HTTPS पेजेस। और चूंकि मैंने ये लोड किया हुआ है फाइल से तो इट मीन्स आप इसको चेक नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हमारे पास नेटवर्क टैब। नेटवर्क टैब भी बहुत इंपॉर्टेंट टैब है। ये बेसिकली आपकी हेल्प करती है वो चीज़ें बताने में जो दूसरे टैब्स नहीं बताती। इसमें आप एरर कोड्स देख सकते हैं, फाइल टाइप्स देख सकते हैं, इनिशिएटर्स देख सकते हैं, उसका साइज देख सकते हैं और टाइम देख सकते हैं कितनी देर में वो फाइल लोड हुई। SEO ऑप्टिमाइजेशन में ये बहुत क्रूशियल पार्ट है नेटवर्क टैब का। आप देख सकते हैं कि कितनी फाइल्स हमारे पास यहाँ पे इस एक पेज ने जो कि लोकली लोड हो रहा है, कितनी फाइल्स अपलोड की हैं और उनके स्टेटसेस भी यहाँ पे शो कर रहे हैं। जैसे ये फिनिश्ड है, मतलब लोड हो चुकी हैं। फिर ये जो HTTP से आ रही हैं उनके साथ स्टेटस रिस्पॉन्स आ रहा है। अब चूँकि ये लोकली लोड हो रही है जिनके साथ फिनिश्ड आ रहा है तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे शो नहीं किया कि ये कौन सा इसका स्टेटस है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऊपर यहाँ पे देखें टैब, इस नेटवर्क टैब के नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नजर आएगी। यहाँ से आप इसको रिकॉर्डिंग, मतलब जो भी आप वेबसाइट ब्राउज करते हैं तो यहाँ पे उसको लोड करेगा। तो ये अगर बटन ऑन होगा फिर ये हम इसको क्लियर कर सकते हैं स्क्रीन को जो नीचे नज़र आ रही है। फिर हम इसको कैप्चर स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। इसका व्यू स्टाइल, जैसे ये देख सकते हैं, हम व्यू स्टाइल चेंज कर सकते हैं। किसी पे भी क्लिक करके हम उसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। मतलब ये अगर index.html है तो इसके हेडर्स क्या हैं, इसका प्रीव्यू क्या है, इसका रिस्पॉन्स क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है कि इसने कितनी देर लगाई लोड होने में और क्यों देर लगाई, वो हम इस नेटवर्क टैब की मदद से देख सकते हैं। फिर इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, क्लोज किया
तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि ये इसका स्टेटस ये है, इसकी टाइप ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक स्टाइल शीट है, ये भी एक स्टाइल शीट है, ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक PNG इमेज है, logo.png देख सकते हैं आप। फिर साइज़ इसका कितने आपको यहाँ पे साइज़ भी वो बताएंगे। मैं इसके साइज़ से करता हूँ अगर, तो यहाँ पे ये देखें इस फाइल का साइज़ 9.1 KB और इसने 436 मिली सेकेंड लिए हैं लोड होने में। तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट में चेक कर सकते हैं कि कौन सी फाइल का साइज़ बहुत बड़ा हो गया ताकि आप उसको बाद में कंप्रेस कर सकें, डाउनलोड करके इसको चेंज करके दोबारा अपलोड करें। तो इससे आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होती है। इसके अलावा अजैक्स से रिलेटेड जो रिक्वेस्ट्स होती हैं वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ XHR की टाइप से आपको नज़र आएंगी इसी टैब में, नेटवर्क की टैब में। तो ये नेटवर्क टैब बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, इसके ज़रिए आप काफ़ी सारे फाइल्स देख सकते हैं, उनके टाइप्स देख सकते हैं, उनका इनिशिएटर देख सकते हैं, उनका साइज़ देख सकते हैं और वो फाइल कितना टाइम ले रही है लोड होने में। और वाटरफॉल से मुराद है कि किस तरीके से वो, मतलब वाटरफॉल से यहाँ से मुराद है कि वो किस फाइल को लोड करना है के लिए उसने कितनी देर है। मतलब सपोज एक जावास्क्रिप्ट फाइल किसी दूसरी फाइल से कोई फंक्शन ले रही है तो डेफिनेटली वो फाइल पहले लोड होगी तो दूसरी फाइल लोड होगी। तो इस तरीके से ये एक वाटरफॉल बनता है। तो जितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होगी आपकी वेबसाइट में उतनी ही ज़्यादा जो है आपके ये वाटरफॉल्स क्रिएट होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने व्यूज़ को देख लिया, ग्रुप बाय फ्रेम कर सकते हैं, प्रिजर्व लॉग फाइल भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे एक ऑप्शन है डिसेबल कैशे। ध्यान में रखिएगा अगर आप किसी वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं तो ये मस्ट चेक्ड होना चाहिए, डिसेबल कैशे व्हेन डेव टूल इज ओपन। और साथ में डेव टूल अगर ओपन होगा तो डिसेबल कैशे क्या करेगा कि आपके कंप्यूटर में जो भी आप वेबसाइट ओपन करेंगे उसकी कैशे नहीं क्रिएट करेगा, बल्कि उसको लाइवली जो भी लाइव होगा उसमें चेंजेस होंगी वो उस वक्त आपको नजर आएंगी। मतलब अगर आप किसी लाइव साइट पे चेंजेस कर रहे हैं और अगर आपने डिसेबल कैशे नहीं किया हुआ और उसमें कोई कैशे का फंक्शन है तो वो क्या होगा, हर दफ़ा वो फाइल कैशे से लोड होगी और आपको कहेंगे कि भाई मैं तो चेंजेस कर रहा हूँ, ये चेंजेस हो क्यों नहीं रही है, ये चेंजेस मुझे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही है। बार बार आप कभी इनकॉग्निटो में जाएंगे, कभी दूसरे ब्राउजर को ओपन करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि मैंने यहाँ तक सुना है कि लोग 5-5 कंप्यूटर रख के उन पर चेक करते हैं कि वाई माई चेंजेस आर नॉट शोन। तो आप इसको डिसेबल को चेक कर दीजिए, डेवलपर टूल को ओपन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे एक और फीचर आपके पास आ जाएगा कि जब डेवलपर टूल ओपन हो तो ये जो हमारे पास यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आपके पास ये यहाँ पे आपके पास ये जो रिफ्रेश का बटन है इस पर आपके पास राइट क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा। अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट या डेवलपर टूल ओपन होंगे आप पेज को नॉर्मल रीलोड कर सकते हैं, हार्ड रीलोड कर सकते हैं, कैशे को एम्प्टी करके हार्ड रीलोड कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आप चूज़ करें उसके मुताबिक वो साइट जो है वो रीलोड हो जाएगी आपके पास। तो ये है हमारे पास नेटवर्क टैब ऑफ डेवलपर टूल्स फ्रॉम क्रोम एक्सटेंशन। इसके बाद दोस्तों आप परफॉर्मेंस को भी देख सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन चूंकि हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे परफॉर्मेंस। और यहाँ पे अब आपके पास है एप्लीकेशन टैब। एप्लीकेशन टैब बेसिकली आपके जो वेबसाइट आप ओपन कर रहे हैं उसकी स्टोरेजेस, उसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी है उसमें, और उसके कैशे कौन सी यूज़ हो रही है, उसकी स्टोरेज क्या हो रही है कैशे की, वो सारी इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टैब्स है वो है एलिमेंट टैब्स। फिर ये वाली पहला बटन जिसको सेलेक्ट एन एलिमेंट कहते हैं। फिर ये डिवाइस टॉगलर है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एलिमेंट टैब इंपॉर्टेंट है, कंसोल टैब, नेटवर्क टैब, सोर्सेज टैब। और इसके बाद अगर आप कोई एक्स्ट्रा एडिशनल प्लगइन या एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं 2-3 एक्सटेंशन रिकमेंड करूंगा, जिनमें से एक हमारे पास है स्क्रैच JS। स्क्रैच JS एक्सटेंशन क्या करती है कि अगर आप एक वेबसाइट ओपन करें और उस पर आप कोई जावास्क्रिप्ट लगाना चाह रहे हैं तो लगाने से पहले आप उसको यहाँ पे रन करके चेक कर सकते हैं। अगर वो फंक्शन सही काम करे तो फिर आप उसको ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, अब मैं इसको रन करके चेक कर सकता हूँ कि ये आया फंक्शन काम करेगा या नहीं। मैं इस पर रन पे क्लिक करूँगा, फिर मैं कंसोल टैब में जाऊँगा तो यहाँ पे अगर कोई भी एरर हुआ तो यहाँ पे हमें वो एरर नज़र आ जाएगा। तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी में scratch.js में मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो देखें कोई एरर हमें नज़र नहीं आया। तो इस तरीके से जो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा वो उस फंक्शनैलिटी में ऐड कर देगा, उस फंक्शनैलिटी को उस पेज में जो करंटली ओपन होगा उसमें ऐड कर देगा। तो इसे स्क्रैच JS बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन, अच्छी एक्सटेंशन है, इसको ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। तो इसके बाद दूसरी एक्सटेंशन है हमारे पास यहाँ पे जेसन फॉर्मेटर एक्सटेंशन। जेसन फॉर्मेट क्या करती है, अगर आप वेब डेवलपर है और आप जेसन में मोस्टली डाटा सेंड एंड रिसीव करते हैं तो उसमें आपके पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जेसन से आएगी वो एक प्रिटी फॉर्मेट में आएगी, खूबसूरत फॉर्मेट में आएगी, जिसकी मदद से आप इजीली उसको चेक कर सकते हैं, उसको डिबग कर सकते हैं। तो ये 2 एक्सटेंशन हैं। इसके अलावा आप जिस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, सपोज आप Vue.js पे काम कर रहे हो तो Vue.js का भी हमारे पास यहाँ पे एक टैब होती है, ये देख सकते हैं आप, V आपको नज़र आ रहा होगा जो इसका ग्रेड आउट है।
ग्रेड आउट होने का मतलब है कि इस एक्सटेंशन को कुछ फीचर्स चाहिए इस वेब पेज में, जब तक वो फीचर्स लोड नहीं होंगे ये एक्टिव नहीं होगी। तो मतलब अगर आपके पास इस पेज में Vue.js लोडेड है तब ये एक्टिव होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगुरे है वेबसाइट, ये देख सकते हैं हम, यहाँ पे भी अगुरे नजर आ रहा होगा, AUGURY। ये बेसिकली एंगुलर की एक्सटेंशन है जो कि एंगुलर को डिबग करने के लिए यूज होती है। तो आप यहाँ पे देखते हैं वी वुड लाइक टू गैदर सम डाटा टू हेल्प इम्प्रूव, ये चले उन्होंने हमें कहा है इस अगुरे वेबसाइट ने। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर बाद इंफॉर्मेशन नजर आएगी। अगुरे, सॉरी ये एक यस, अगुरे इज फॉर क्रोम डेव टूल एक्सटेंशन फॉर डिबगिंग एंगुलर एप्लीकेशंस। आप यहाँ पे इसकी गाइड्स भी देख सकते हैं, वेबसाइट इशूज, गिटहब और फीडबैक वगैरह भी दे सकते हैं। फिर हमारे पास ये रिएक्ट जेएस की है, JWT सॉरी डिबगर है। JWT एक एक्सटेंशन है जिसके ज़रिए आप, एक पैकेज है Node.js का जिसके ज़रिए आप ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये उसकी एक्सटेंशन है जो कि आपकी हेल्प करती है इसको डिबग करने में। तो ये आपके पास एक एक्सटेंशन होनी चाहिए अगर आप JWT पे काम करें। जैसन वेब टोकन, इसके पे अगर आप इसको यूज़ करें जेसन वेब टोकन को, तो आप इसको एक्सटेंशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट डेवलपर टूल है। दिस पेज डज नॉट अपीयर टू बी यूजिंग रिएक्ट, इट सीम्स रॉन्ग। मतलब इस पेज में अभी हम रिएक्ट यूज़ नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिएक्ट के फीचर नज़र नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको मस्ट यहाँ पे अपने पेज में रिएक्ट को ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एक्सटेंशन है एड ब्लॉक प्लस। एड ब्लॉक प्लस क्या करती है, अगर आप एड्स के इतने ज़्यादा फैन नहीं हैं और आप बहुत ही प्रॉब्लम में रहते हैं कि मैं कोई भी साइट ओपन करता हूँ तो एड्स ओपन होते हैं जो कि मेरे लिए बहुत अनोइंग है, मसला है, तो आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए, एक्सटेंशन को क्रोम में इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाइए। तो दोस्तों ये था हमारे पास डेव टूल्स। अब मैं क्विकली आपको यहाँ पे जो मेरे पास टूल ब्राउज़र इंस्टॉल्ड हैं उनका ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई मैंने बाकी ब्राउज़र के बारे में नहीं बताया, सिर्फ क्रोम के बारे में बताया। तो यहाँ पे मैं इस क्रोम ब्राउज़र को बल्कि ओपन रहने देता हूँ। यहाँ से मैं ओपन करूँगा सफारी को। तो ये हमारे पास सफारी ब्राउज़र है, इसको मैं थोड़ा सा रीसेट कर लेता हूँ ताकि ये भी हमारे पास सही नज़र आए। ये इसको मैं यहाँ पे सेट कर लिया। अब इसमें मैं उसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ जो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसमें मैं यहाँ पे पेस्ट एंड गो कर देता हूँ। तो सेम पेज यहाँ पे भी लोड हो गया हमारे पास। अब उसी तरीके से आप यहाँ पे राइट कर क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास देख सकते हैं आप वही एलिमेंट्स। लुक एंड फील थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन इसमें भी कंसोल टैब है, रिसोर्सेज टैब है, एलिमेंट्स टैब है। तो रिसोर्सेज में मतलब पूरा इसका वो स्ट्रक्चर दिखाता है, एलिमेंट्स में आपको स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, रिसोर्सेज में और एलिमेंट में ये फ़र्क होता है कि एलिमेंट्स में आपको जो डायनेमिकली आपने क्रिएट किए होते हैं एलिमेंट्स वो भी नज़र आते हैं, लेकिन रिसोर्सेज में आपको वो नज़र नहीं आते। ये थोड़ा सा डिफरेंस है रिसोर्सेज में या व्यू सोर्स में आप कह लो। तो इसमें इसमें इसके बाद आपके पास यहाँ पे सेम वही फीचर्स हैं। आप इसको रिमूव कर सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको आप कहीं पे भी ग्रैब मतलब उसको डॉक कर सकते हो, फिर रीलोड कर सकते हो, फिर इसके बाद डाउनलोड वेब आर्काइव कर सकते हो। मतलब यहाँ पे इसके बाद टारगेट कर सकते हो किसी को भी, ये देख सकते हैं आप। तो उस पर आप चले जाओगे जिसको आप टारगेट कर रहे हो यहाँ से, तो वो यहाँ पे आपको लेके चला गया। तो यहाँ पे वो कह रहा है इमेज जो है वो फाइंड नहीं हुआ, इसे शायद इसने ब्लॉक कर दिया इमेज, वट जो भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एरर्स भी नज़र आ रहे हैं कि नॉट अलाउड टू लोड लोकल रिसोर्सेज। मतलब अब वो कह रहा है कि सफारी अलाउ नहीं करता लोकल रिसोर्सेज को लोड करने में। तो इसलिए ये फ़ाइल आपकी, ये जो आपने लोड किया है फाइल, इसको फाइल फॉर्मेट की बजाय आप HTTP फॉर्मेट में एज अ सर्वर रन करें, तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास सफारी ब्राउज़र। इसके अलावा मैंने यहाँ पे फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन और फायरफॉक्स क्वांटम एडिशन दोनों इंस्टॉल किए हुए हैं। ये फॉर यूज़र्स है और ये फॉर डेवलपर है, जो फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन है। डेवलपर एडिशन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मौजूद हैं जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को मोर डिबग कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है जो फायरफॉक्स है, इसलिए मैं खुद पर्सनली इसको यूज़ नहीं करता, बहुत रेयर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ ताकि ये यहाँ पे ये हमारे पास एडजस्ट हो गया। तो दोस्तों ये है हमारे पास इसका डेवलपर टूल। इस पर भी हम पेस्ट एंड गो कर देते हैं और सेम वेबसाइट को हम ओपन करके चेक कर सकते हैं। और इसमें भी हमारे पास राइट क्लिक और इंस्पेक्ट एलिमेंट का ऑप्शन है।
और इसमें भी हमारे पास इंस्पेक्टर है, कंसोल है, वही कंसोल है, डिबगर है, स्टाइल एडिटर है, ठीक है, परफॉर्मेंस, मेमोरी, नेटवर्क टैब है, वही नेटवर्क जो आपको बताती है कि आपकी फाइल्स कैसे लोड हो रही हैं, स्टोरेज है वही चीज़, कैशे वगैरह, कुकीज़ वगैरह, सेशंस वगैरह, डाटाबेस, इंडेक्स डीबी, लोकल स्टोरेज में कोई चीज़ अगर सेव हो रही है या सेशन स्टोरेज। अगर आपको लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज का नहीं पता तो इसके लिए मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है जावास्क्रिप्ट एपीआईज़ का, उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी वेब ब्राउज़र है, ओपरा वेब ब्राउज़र है या क्रोमियम वेब ब्राउज़र है या कोई सा भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी वेब आपके पास ब्राउज़र है, आप इस तरीके से उसके डेवलपर टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी किसी भी वेबसाइट को इजीली डिबग कर सकते हैं, उसमें से एरर फाइंड कर सकते हैं, उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं और स्टाइलिंग को चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्रैश कोर्स रिगार्डिंग डेवलपर टूल्स इन ब्राउज़र्स, और जिसमें हमने क्रोम को डिटेल में देखा, उसके बाद ओवरव्यूज देखे बाकी ब्राउज़र्स के। और आई एम श्योर अगर आप क्रोम या फायरफॉक्स या सफारी या इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई और ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, थोड़ा सा चेंज होगा लेआउट लेकिन इट विल बी सेम। सो गाइस यहाँ से मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल भी आपको मेरे दूसरे ट्यूटोरियल्स की तरह पसंद आएगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।